गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रजनी रैकवार और आज का मेरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फेसियोला हेपेटिका, जो कि बीएससी बीएड फर्स्ट सेम के सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, अपने पिछले टॉपिक में मैंने आपको डाइजेस्टिव फेसियोला हेपेटिका के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्लोरेटेड होता है। उसके अलावा गुलाबी रंग, गुलाबी पिंकिश ब्राउन कलर का होता है और ये डाइजेनिक होता है। डाइजेनिक मतलब डिपोष्की होता है और एंडोपैरासिटिक होता है। उसके बाद अपने इस पार्ट में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फेसियोला हेपेटिका के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में मुख्य पार्ट होते हैं माउथ, फेरेंक्स, ये देखिए माउथ, ये माउथ के बाद फेरेंक्स, फिर इसोफेगस, इसोफेगस के बाद इंटेस्टाइन और एक्सक्रीटरी पोर्ट। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हम माउथ पे चलते हैं। माउथ जो होता है, फेसियोला हेपेटिका की पूरी आहार नाल जो होती है वो तो अधूरी होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये ब्रांचती भी होती है। ठीक है, माउथ जो होता है वो वेंट्रल तल पर स्थित होता है, जिसके चारों ओर सकर्स, ये माउथ के चारों ओर सकर्स पाए जाते हैं और इसके मुख के अंदर एक छोटी फेरेंक्स होता है। ठीक है, ये मस्कुलर फेरेंक्स पाया जाता है। फेरेंक्स का कार्य क्या होता है? फेरेंक्स में बहुत सारी फेरेंजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। माउथ से जुड़ा हुआ फेरेंक्स होता है और फेरेंक्स के जस्ट नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसोफेगस होता है। ठीक है, माउथ में जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है कि सकिंग ब्लड एंड लिम्फ, सकिंग ब्लड एंड लिम्फ मतलब माउथ और ये ओरल सकस, ये क्या करते हैं? ब्लड और लिम्फ को सक करने का, चूसने का कार्य करते हैं। ठीक है, जिसमें इनकी हेल्प कौन करता है? मस्कुलर फेरेंक्स। फेरेंक्स की दीवार जो होती है वो मस्कुलर और मोटी होती है। अब इसोफेगस पे आते हैं तो इसोफेगस फेरेंक्स और इंटेस्टाइन को जो कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, जोड़ने का कार्य करता है। इसोफेगस जो होता है वो एक छोटी, इसोफेगस इंटेस्टाइन में खुलता है। इंटेस्टाइन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इंटेस्टाइन जैसे शुरू होती है वहां से वह दो भागों में विभाजित हो जाती है या दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें क्रूरा या सीका कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक शाखा शरीर के पिछले सिरे तक पहुंचती है, जहां पर यह अंधनाल के रूप में समाप्त हो जाती है। ठीक है, और आहारनाल का अग्रभाग फेरेंक्स और ग्रसिका के अंदर क्यूटिकल, ये फेरेंक्स और आहारनाल का जो आगे का भाग जो दिख रहा है फेरेंक्स और इसोफेगस, ये अंदर से क्यूटिकल के द्वारा लेयर्ड होती है। आहारनाल फेरेंक्स और इसोफेगस की जो लेयर होती है वो क्यूटिकल से लेयर्ड होती है, जबकि इंटेस्टाइन का आंतरिक स्तर जो होता है वो स्तंभी एंडोडर्म कोशिकाओं का बना होता है। आंत की सीका जो दिख रहा है, ब्रांच सीकी जो होती हैं, ब्रांच सीकी में एपिथेलियम में स्रावित सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। ये जो सीकी होते हैं ये बाहर की तरफ कैसे होते हैं? बड़े तथा शाखान्वित ब्रांच होते हैं। जो अंदर की तरफ कैसे होते हैं? छोटे और अशाखित होते हैं। इस प्रकार से इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से लेकर एक्सक्रीटरी पोर्ट तक डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें सबसे पहले माउथ और ओरल सकस के द्वारा फूड का क्या किया जाता है? ब्लड को, लिम्फ को सक किया जाता है और उसके बाद मस्कुलर फेरेंक्स इसमें हेल्प करता है। ठीक, द फंक्शन, उसके बाद यहाँ से ब्लड अंदर की तरफ माउथ से होता हुआ फेरेंक्स इसोफेगस से होता हुआ इंटेस्टाइन में पहुंचता है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो होता है एक माउथ और ओरल सका जो होते हैं वो एक चूसी उपकरण की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, डाइजेशन में लीवर फ्लूक में पाचन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। संपूर्ण पाचन क्रिया इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पचे हुए भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन, जो जब आंत में पूरे भोजन का पाचन हो जाता है तब ये आंत में पचे हुए भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन सीकी, आपकी सिका और मीजनकाइम सेल के द्वारा होता है। ठीक है, भोजन का संचय ग्लाइकोजन और फैट के रूप में इन्हीं सेल्स में होता है। भोजन जो होता है वो इन सेल्स में ग्लाइकोजन और फैट के रूप में संचित रहता है और पोषक के रुधिर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शक्कर को सीधे ही अपने शरीर की साधारण सतह से विसरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एलिमेंट्री कैनाल में भोजन के ग्रहण करने से लेके पचने तक की क्रिया थी। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ इस डायग्राम के द्वारा। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम में
सबसे पहला पार्ट आता है फूड एंड फीडिंग का। फूड एंड फीडिंग में फैसियोला हेपेटिका जो इंटरनल पैरासिटिक होता है, ये अपने होस्ट की बाइल डक्ट से, लिवर की बाइल डक्ट जो होती है, बाइल डक्ट से ब्लड और लिम्फ को सक करता है, ब्लड और लिम्फ को सक करता है। और इसमें द फंक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ माउथ एंड सकर एंड मस्कुलर फेरेंस। इस ब्लड को सक करने, ब्लड और लिम्फ को सक करने में कौन हेल्प करता है? माउथ एंड ओरल सकस, और इसके साथ मस्कुलर फेरेंस इसकी हेल्प करता है। ठीक है, जब भोजन मस्कुलर फेरेंस इसोफेगस के द्वारा इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पर फूड का डाइजेशन होता है, और ये डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, और पूरा जो भोजन का डाइजेशन है विल बी कंप्लीट इन द इंटेस्टाइनल कैविटी, मतलब आंत की कैविटी, आंत की गुहा में भोजन का पूरा पाचन पूर्ण होता है। और पचने के बाद जो डाइजेस्टिव फूड जो होता है, डाइजेस्टिव फूड के पोषक तत्वों का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण जो होता है इंटेस्टाइनल सीका के द्वारा शरीर की पूरी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, इसलिए पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव फूड के डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कौन करता है? इंटेस्टाइनल सीका, जो कि एक शाखित रचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। ये फैसियोला हेपेटिका का डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब पचने के बाद भोजन में जो अनपचा भोजन होता है या उत्सर्जी पदार्थ होता है, उसके उत्सर्जन की क्रिया के लिए हम चलते हैं उत्सर्जन तंत्र की तरफ। अब हम उत्सर्जन तंत्र देखते हैं, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका का एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र। अपने पिछले पार्ट में मैंने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो आपको बता ही दी थी कि इसमें माउथ, ओरल, सकर, गोनोपोर, एस्ट्रोबुलम पाए जाते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, पचे हुए भोजन के पाचन के बाद जो अनपचा या उत्सर्जी पदार्थ होता है वो किस प्रकार शरीर से बाहर होता है, वह हम इस सिस्टम के द्वारा देखेंगे। ठीक है, डाइजेस्ट उत्सर्जन तंत्र ऑफ उत्सर्जन तंत्र, फैसियोला हेपेटिका का उत्सर्जन तंत्र। फैसियोला हेपेटिका का उत्सर्जन तंत्र शाखान्वित उत्सर्जन वाहिनियों या फ्लैम सेल्स के द्वारा होता है। ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो फ्लैम सेल्स का स्ट्रक्चर हो रहा है। उत्सर्जन तंत्र में फैसियोला हेपेटिका के बॉडी के अंदर एक मुख्य कैनाल है, जिसे मैन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स कहते हैं। ये मुख्य शाखा होती है जिससे निकलती हुई दो ऊपर की तरफ डोर्सल तथा दो नीचे की तरफ वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स पाई जाती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, मतलब कि इसका पूरा उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो शाखित रचना के रूप में होता है। जिस प्रकार पेड़ की टहनियाँ होती हैं, उसी प्रकार इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं बटी होती हैं, और ये शाखाओं के अंत में फ्लैम सेल्स उपस्थित होती हैं। ये शाखाएं फ्लैम सेल्स में जाकर एंड होती हैं। फ्लैम सेल्स आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि फ्लैम, ये मैन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है, मैन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल से एक्सक्रीटरी वेसल्स है। एक्सक्रीटरी वेसल्स में दो डोर्सल और दो वेंट्रल एक्सक्रीटरी वेसल्स पाई जाती है, जो आगे जाके छोटी छोटी वेसल्स या ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और लास्टली ये फ्लैम सेल्स में आखिर में फ्लैम सेल्स लगी होती है, या ज्वाला कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं। और ये ज्वाला कोशिकाएं पूरे शरीर के उत्सर्जी पदार्थ को एकत्रित करने के बाद ये मैन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में डाल देती हैं, जिससे एक्सक्रीटरी कोर के द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थ जो है वो बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि फ्लैम सेल्स से लगी हुई कैपिलरी डक्ट होती हैं। कैपिलरी डक्ट और कलेक्टिंग टिब्यूल्स का कार्य रहता है शरीर से पूरे उत्सर्जी पदार्थ को कलेक्ट करना। ये कलेक्टिंग टिब्यूल्स पूरे उत्सर्जी पदार्थ को कलेक्ट करके कहाँ डाल देती हैं? एक्सक्रीटरी ट्रंकस में। एक्सक्रीटरी ट्रंकस से एक्सक्रीटरी कैनाल या उत्सर्जी कैनाल से होता हुआ ये पदार्थ एक्सक्रीटरी पोर्ट के द्वारा बाहर चला जाता है। ठीक है, अब इसमें जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, हम फ्लैम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये ज्वाला कोशिकाओं का स्ट्रक्चर है फ्लैम सेल। प्रत्येक फ्लैम सेल्स जो होती है वो प्रोटोनेफ्रिड या एक अनियमित आकार की मेसेनकाइम कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इसकी भित्ति के अंदर जैसे कि एक सेल्स में क्या एक सेल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या सेल वॉल पाई जाती है। इसी प्रकार ठीक इसी तरह से फ्लैम सेल्स में साइटोप्लाज्म की पतली परत तथा एक केंद्रक होता है। ये केंद्रक दिखाई दे रहा है आपको, जिसकी सतह पर अनेक स्यूडोपोडियल प्रोसेस पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये स्यूडोपोडिया है,
पाए जाते हैं जिसके चारों ओर ऊतक में फैले होते हैं। प्रत्येक ज्वाला कोशिका के मध्य में खाली स्थान में गुहिका होती है, ये कैविटी होती है, ठीक है। उसके अलावा इस कैविटी के अंदर कुछ लंबे सीलिया गुच्छे की तरह लटके रहते हैं। ये देखिए बेसल ग्रेन्यूल्स पॉइंट पर हैं और सीलियरी फ्लेम, ये सीलिया लटके रहते हैं इन्हीं सीलिया के मूवमेंट के कारण, ठीक है। प्रत्येक में सीलियम साइटोप्लाज्म में से बेसल ग्रेन्यूल्स जुड़े होते हैं। इनके इनके मतलब फ्रंट बेसल ग्रेन्यूल्स जुड़े होते हैं और ये सीलिया ज्वाला की लो के समान हिलते हुए दिखाई देते हैं, तरंगित दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लैम सेल्स कहा जाता है और इन्हें वास्ट फ्लैम सेल्स पैटर्न नाम दिया गया क्योंकि इनके जो ये सीलियरी फ्लैम है ये ज्वाला की तरह हिलते हुए होते हैं, ठीक है। प्रत्येक ज्वाला कोशिका के नीचे एक केशिका नली खुलती है डक्ट में, ये टर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी डक्ट, ये फ्लैम सेल्स जो होती हैं वो कैपिलरी डक्ट में खुलती है। सो देखिए फ्लैम सेल्स में मैंने क्या देखा कि न्यूक्लियस, स्यूडोपोडियल प्रोसेस और सीलियरी फ्लैम जो होते हैं उनके फ्रंट पे बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं और इनके मूवमेंट के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो टर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी डक्ट में पहुंच जाता है और वहां से एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अब हम अगर इसकी फिजियोलॉजी देखें फ्लैम सेल्स की, तो लिवर फ्लूक में मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रूप में कहाँ पर कलेक्ट होते हैं, मीसेंकाइम में, ठीक है। मीसेंकाइम से पदार्थ फ्लैम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडियम में विस्तृत होती है, इसमें पहुंचते हैं, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडियम विस्तृत होते हैं। फ्लैम सेल्स इन पदार्थों को अपनी सीलियरी फ्लैम्स के मूवमेंट के द्वारा कैपिलरी डक्ट में पहुंचा देती है। यहाँ से ये विभिन्न उत्सर्जन नलिकाओं द्वारा अंत में एक मैन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में पहुंच जाते हैं और बाद में ये शरीर के संकुचनों द्वारा उत्सर्जित छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। फ्लैम सेल्स में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर एल्कलाइन या क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम पाया जाता है जो रासायनिक पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। रासायनिक पदार्थ जो उत्सर्जित होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का होता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि फैसियोला हेपेटिका के उत्सर्जन तंत्र में मुख्य उत्सर्जी जो ऑर्गन होता है, मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इसमें फ्लैम सेल्स होती हैं। फ्लैम सेल्स के मूवमेंट के द्वारा सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनके बेसल ग्रेन्यूल से सीलियरी फ्लैम के मूवमेंट के द्वारा इसमें ये पहुंचता है टर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी डक्ट में पहुंचता है और कैपिलरी डक्ट के द्वारा ये एक्सक्रीटरी कैनाल से होता हुआ सीधा एक्सक्रीटरी पोर में पहुंचता है। अब इसकी फिजियोलॉजी को हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि सबसे पहले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा ब्रांच होता है, मतलब ये शाखित रचना होती है। और फिजियोलॉजी देखें तो फ्लैम सेल्स एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करती हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल को ये सीलियरी मूवमेंट के द्वारा कलेक्ट करती हैं, फिर ये डाल देती हैं इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को कैपिलरी डक्ट में, ठीक है। कैपिलरी डक्ट के द्वारा ये मटेरियल पहुंच जाता है एक्सक्रीटरी डक्ट में, कैपिलरी डक्ट से ये एक्सक्रीटरी डक्ट में एक्सक्रीटरी ट्रंकस के द्वारा ये एक्सक्रीटरी कैनाल से होता हुआ ये एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा उत्सर्जी छिद्र के द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका की जानकारी दी। आशा है आपको ये दोनों सिस्टम समझ में आए होंगे और मैं अगले वीडियो में आपके सामने फिर से फैसियोला हेपेटिका के लाइफ साइकिल के साथ उपस्थित रहूंगी। तब तक आप इसके मेन पॉइंट्स नोट कर लें और इसका डायग्राम को नोट करें, इसकी ध्यानपूर्वक स्टडी करें। धन्यवाद।